हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपने क्वांटिटी एस्टिमेशन के यूनिट 2 के कुछ क्वेश्चंस के साथ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत लोगों को डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि जितने भी वीडियोस हैं और जो भी कुछ है आपकी बुक्स वगैरह में बहुत लेंदी दिए हुए हैं। तो आज मैं इसको एकदम शॉर्ट में बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। मैनुअली यही पूछे जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, जिसमें हम 4-5 कॉन्ट्रैक्ट के टाइप बताते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है उसको उसमें बताते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान लेते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट्स अ रिटन और स्पोकन एग्रीमेंट स्पेशली वन कंसर्निंग एम्प्लॉयमेंट सेल्स और टीनेसी दैट इज इंटेंडेड टू बी इफोर्सेबल बाय लॉ या फिर एंटर्स इनटू अ फॉर्मल एंड लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। अब दोनों को पढ़ने में ये ज़्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन आप एक लाइन में तो डिफिनेशन लिख नहीं सकते हो। तो देखो, रिटन और स्पोकन एग्रीमेंट का मतलब क्या है। जैसे हम किसी चीज़ को जब किसी को ओरली बताते हैं, लाइक हमने किसी को कह दिया किसी चीज़ के बारे में कि हम ये चीज़ें आपके बिल्डिंग में बनाते टाइम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जब उसी को हम लोग एक फॉर्मल एक रिटेन वे में एक एग्रीमेंट के तौर पे लिखते हैं ना, तो वो एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट कहलाता है। इसी को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें सारे लॉ का ध्यान रखते हुए जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है, सेल्स है, टीनेसी है, सबको उसमें कंसीडर किया जाता है और तब एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसको फॉर्मल वे में लिखते हैं और जिसको कहते हैं लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा रिटन और स्पोकन एग्रीमेंट होता है जो कि एक फॉर्मल वे में लिखा जाता है और एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट के तौर पे उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर से मैं बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक रिटन और स्पोकन एग्रीमेंट है जो कि जब फॉर्मल वे में एंटर होता है तो वो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट कहलाता है। जिसमें अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, क्वांटिटी एस्टिमेशन का ही हो, हम घर बना रहे हैं, हम किसी से ज़मीन ले रहे हैं, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली जब ये रिटन फॉर्म में आता है और जब एक पेज पे आपको लिख के प्रॉपर दिया जाता है तो वो लीगल फॉर्मेट में आता है और तब वो उसको एग्रीमेंट का नाम देते हैं, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो लोगों के बीच में साइन होता है। अगर कंस्ट्रक्शन में है तो कॉन्ट्रैक्टर और ओनर के बीच में होगा, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो दो, एक बायर और एक सेलर्स के बीच में होगा, ऐसे होता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या होते हैं। So there are four types of contracts. First will be the item rate contract. अब आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट से ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आइटम और उसके रेट डिफाइन किए गए हैं। अब हम इसको ब्रीफ में समझाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट प्राइस का मतलब होता है किसी भी जो भी हम मटेरियल जो भी आइटम ले रहे हैं उसका यूनिट प्राइस हम उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट है, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर कोट्स हिज रेट फॉर पर यूनिट ऑफ ईच आइटम ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैंने अभी अभी बताया, इसलिए इसको यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो कंस्ट्रक्शन में जितने भी आइटम्स लग रहे हैं उन सब के पर रेट्स को डिफाइन करता है उसमें। जैसे मान लीजिए अगर मैंने सीमेंट का 10 बैग इस्तेमाल किया, तो अभी जो भी सीमेंट का रेट चल रहा होगा, लाइक 400, 500, 550, उस रेट के हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें वो मेंशन करेगा कि 10 बैग का हम इतना पैसा आपसे चार्ज करेंगे। वो उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है आइटम्स के यूनिट के रेट में। ओके, नेक्स्ट है हमारा, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ इज़ प्रिपेयर्ड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। बिल ऑफ, अब देखिए जैसे मान लीजिए आज मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रही हूँ, लाइक मैं किसी की बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रही हूँ, तो मुझे पता है इस टाइम के रेट्स क्या क्या चल रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आज 500 रुपये बैग ऑफ सीमेंट चल रहा है तो कल हमारा वो 700-800 हो जाएगा। तो जितना एक्यूरेटली हो सकता है उतना हम उस क्वांटिटी को, बिल को तैयार करते हैं ताकि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में कोई प्रॉब्लम ना फेस कर पाए। ओके, नेक्स्ट है, सर्टेन रीजनेबल वेरिएशंस इन द क्वांटिटीज बीइंग एक्सेप्टेड बाय बोथ आर पार्टीज। इसका मतलब क्या है, रीजनेबल वेरिएशंस। अब जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग का ही काम है,
सीमेंट बनता है, कुछ कुछ सीमेंट में मान लीजिए पानी चला गया तो वो सीमेंट ख़राब हो गया, कुछ हमने खुले में छोड़ दिया तो वो ख़राब हो गया। तो ऐसे ऐसे जो रीज़नेबल वेरिएशंस है जो आ सकते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, दोनों पार्टीज़ की तरफ में वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि गलती इसमें किसी की नहीं है। तो जो जिसमें ना कॉन्ट्रैक्टर की गलती है ना ओनर की गलती है, उन सारे वेरिएबल्स को दोनों पार्टी एक्सेप्ट करती है। ओके, नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑफ द पब्लिक वर्क्स आर कैरिड आउट अंडर दिस फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मोस्ट ऑफ द पब्लिक वर्क्स का मतलब ये हो गया गवर्नमेंट्स के जितने काम हैं। तो जितने गवर्नमेंट्स के काम हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में ही साइन किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सीवर लाइन का काम चल रहा हो, किसी गवर्नमेंट का स्टेडियम बन रहा हो, या कुछ भी अगर कोई पब्लिक वर्क हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में ही कैरिड आउट होता है। आई होप आपको आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा हमारा टाइप है कॉन्ट्रैक्ट का परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो परसेंटेज रेट से ही समझ में आ गया, जो रेट है वो परसेंटेज के फॉर्म में लिखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टर्स टू सबमिट द परसेंटेज एबव और बिलो द करंट शेड्यूल ऑफ रेट। जो कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर रहे हैं उसमें जो भी आइटम्स हैं या तो उसके ऊपर या उसके नीचे उसका परसेंटेज लिखा जाएगा रेट्स का। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे या हम किसी से कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और उसका रेट 100 करोड़ है, तो वो परसेंटेज के फॉर्म में उसमें मेंशन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को वो सबमिट करना पड़ता है परसेंटेज के फॉर्म में, जहाँ भी वो शेड्यूल किया जा रहा है रेट, उसके ऊपर या उसके नीचे उसका परसेंटेज फॉर्म हम लोग लिखते हैं कि हम आपसे कितना परसेंट चार्ज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका appropriate for small value contracts when items of work are few and belong to same category। इसका मतलब क्या है, ये जब स्मॉल वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, अब जैसे मान लीजिए कोई 4 लाख 5 लाख 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है या करोड़ से नीचे का है, तो उसमें ये ज़्यादा सूटेबल रहता है, क्योंकि तब हम कैलकुलेशन करना इजी होता है और ज़्यादा वेरिएशंस भी नहीं आते हैं उसमें। तो इसलिए उस कैटेगरी को ये बिलोंग करता है। ठीक है, डिसीजन टू टेंडर इमीडिएट। परसेंटेज और जब रेट मेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट में तो किसी को भी डिसीजन लेने में आसानी होती है। मान लीजिए मैंने टेंडर का फॉर्म भरा है, उसमें मैंने ये चीज़ें मेंशन ही नहीं करी है और पता चला आज मैंने 100 करोड़ की बिल्डिंग लगाई है, कल वो 700 करोड़ की हो जाए या 400 करोड़ की हो जाए, तो मुझे अपने पास से पैसा देना पड़ेगा, यानी कॉन्ट्रैक्टर को अपने पास से देना पड़ता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर को एनी हाउ मेंशन करना पड़ता है कि कितना परसेंटेज है, कितना रेट है, कितना क्या है, तब जाके टेंडर इमीडिएट डिसीजन में आता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि मेरा टेंडर नहीं पास हुआ, उसका वाला हो गया, क्योंकि उसने कम रेट लगाई थी और उसने सारी चीज़ें मेंशन कर दी थी, इसलिए उसका पास हो जाता है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ टैम्परिंग और मैनिपुलेटिंग विद द रेट्स बाय कॉन्ट्रैक्टर। इसका मतलब है कि जो रेट्स है, कॉन्ट्रैक्टर ने जो रेट दिए हैं उसमें टैम्परिंग होने का या उसमें मैनिपुलेशंस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। मतलब मैंने अभी कहा ना 100 करोड़ का है, कल 400 करोड़ का हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, वो तो कॉन्ट्रैक्टर को अपने पास से भरना पड़ेगा। इसीलिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कॉन्ट्रैक्टर का जो रेट है जिसने वो मेंशन किया है उसमें किसी भी तरीके की टैम्परिंग या मैनिपुलेशंस हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे फेमस कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है हमारे पास। एक यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट और ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे ज़्यादा माना जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में जाहिर सी बात है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लेबर्स को मेंशन किया जा रहा हो। अब देखते हैं कि है क्या। व्हेन द ओनर इज इन द पोजीशन टू परचेज द रिक्वायर्ड मटेरियल हिमसेल्फ देन ही इनवाइट्स टेंडर ओनली फॉर द लेबर वर्क। मतलब ये है कि जो ओनर है अगर वो कोई 400 करोड़ का प्रोजेक्ट ला रहा है और अगर वो खुद से सारे मटेरियल जितने भी उसमें रिक्वायर्ड हैं वो खुद परचेज कर रहा है, तो वो एक ऐसा टेंडर निकालेगा जिसमें सिर्फ लेबर्स की ज़रूरत पड़े। गॉट इट। मतलब ये अगर देखिए कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें मेंशन होती है, जैसे लेबर क्या लगेगा, पैसा कितना लगेगा, कौन सा सामान लगेगा, कितना उसमें इक्विपमेंट लगेंगे, लेकिन जब ये सारी चीज़ें आपका ओनर प्रोवाइड करता है सिर्फ मटेरियल्स, तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है वो टेंडर निकलता है लेबर के लिए। ठीक है, तो द कॉन्ट्रैक्टर पुट अप देयर रेट्स फॉर द लेबर पर यूनिट एग्जीक्यूशन ऑफ ईच आइटम। मतलब ये है जैसे मान लीजिए अगर किसी भी
चीज़ का हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जैसे स्लैब ही बना रहे हैं, तो स्लैब के एग्जीक्यूशन में जितने भी लेबर लगेंगे, उसके जितने भी रेट्स होंगे, वो सारे उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होंगे। नेक्स्ट है दी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क इज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि ओनर्स ने तो सिर्फ अपना मटेरियल ही आपको दिया है ना, बाकी सारी लेबर कॉस्टिंग सब कुछ तो आप अपनी लगा रहे हो ना, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क ही कॉन्ट्रैक्टर की होती है। नेक्स्ट है दीज रेट्स इंक्लूड द यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट इक्विपमेंट, कॉन्ट्रैक्टर सुपरविजन एंड प्रॉफिट ऑल्सो। देखिए अभी अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले बोला कि लेबर्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में उसमें सब चीज़ें मेंशन होती है, लाइक कितना पैसा लगेगा, कितना सामान लगेगा, कितने लेबर लगेंगे, कितने इक्विपमेंट्स लगेंगे। जब इसमें ओनर जो मटेरियल दे रहा है, बाकी चीज़ें तो कॉन्ट्रैक्टर लगाएगा ना, तो जो कॉन्ट्रैक्टर रेट देता है कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें उसमें सारी चीज़ें, सारे इक्विपमेंट, सारे प्लांट, सारे सुपरविजन, सारे लेबर्स, यहाँ तक कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो 10% लगता है प्रॉफिट, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि आपको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा लम सम कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे पहले से चलता आ गया है, ये बहुत पुराने ज़माने से आ रहा है। जब मान लीजिए आज से उन 90s में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक वर्क के लिए पास होता था, तो उसमें लमसम कॉन्ट्रैक्ट ही बनता था, जिसमें सारी चीज़ें एक एक्यूरेसी में बस लिखी जाती थी कि हाँ मैंने लाइक अगर 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है और अगर मैंने 100 करोड़ तक की एक्यूरेसी भी लिखी है तो 50 करोड़ नॉट मोर देन इनफ, वो चल जाता था। तो उस समय लमसम कॉन्ट्रैक्ट चलता था। इट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इज स्टिल पॉपुलर इन सम कंट्रीज़। कई सारे कंट्रीज़ में गवर्नमेंट के द्वारा अभी भी ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हर जगह सबको वेरिएशंस नहीं पता होते हैं। कभी वेदर कंडीशन ख़राब है, कभी लेबर्स की कंडीशन ख़राब है, कभी साइट की कंडीशन ख़राब है, तो उस हिसाब से वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आज भी बहुत जगह लमसम कॉन्ट्रैक्ट फेमस है। Contractors are required to quote a fixed sum of execution of work in all aspect। ऑल एस्पेक्ट का मतलब है इसमें ओनर कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इसमें गवर्नमेंट आपको कोई चीज़ें नहीं दे रही है, आपको सब खुद से लगाना है। यानी कि आपको एक ऐसा लमसम रेट तैयार करना है, कोड करना है, जिसमें जो चीज़ें रिक्वायर हैं, जितनी चीज़ें रिक्वायर हैं वो सब मेंशन किए हुए, जैसे ड्राइंग, जो नक्शा है आपका, डिज़ाइनिंग, जो आप डिज़ाइन कर रहे हो या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, स्पेसिफिकेशन, क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, लेबर्स, कितने लेबर्स लगेंगे, कितनों की रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायर्ड आइटम्स, यानी कि कौन कौन से आइटम्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आप उस लमसम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करते हो। लास्ट सेकेंड पॉइंट है शेड्यूल ऑफ रेट, जिसको SOR बोलते हैं, इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द कॉन्ट्रैक्टर्स टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा आइटम। शेड्यूल ऑफ रेट का मतलब क्या है ना, ये कॉन्ट्रैक्टर्स इसलिए लमसम रेट में प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए आज 50 बैग ऑफ सीमेंट लग रहा है, कल को अगर उसमें कुछ कमी हो गई 60 बैग्स लग रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा आइटम्स लग रहे हैं ना, उसके कॉस्ट जो है ना, वो उस SOR में प्रोवाइड होते हैं। जो लमसम के अलावा एक अदर बनाया जाता है शेड्यूल ऑफ रेट करके, जिसमें लमसम में मैंने बताया जैसे सब चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, तो उन्होंने एक SOR बनाया है जिसमें वो जितनी भी एक्स्ट्रा आइटम है जिसकी पॉसिबिलिटी है कि लग सकती हैं, उन सब के कॉस्ट को उसमें प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही ये भी बनाना पड़ता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट में, बाकी किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, लेकिन लमसम में बनाना पड़ता है। SOR मैंडेटरी होता है। देयर इज़ नो इमीडिएट पेमेंट इज़ मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। इस केस में कोई भी इमीडिएट पेमेंट नहीं होता है। जैसे एक्स्ट्रा आइटम ऑफ कॉस्ट जो भी मेंशन किया उन्होंने, जब ये पॉसिबिलिटी होगी, जब ये लगेगा, तो लास्ट ऑफ द एंड ये जो आपका पेमेंट है इसका वो मिलता है, आपको इमीडिएट पेमेंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टर्स फॉल्ट, ठीक है। उसको पहले ही मेंशन करना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा SOR बना के रखा जाता है, ताकि जो एक्स्ट्रा आइटम उसकी कॉस्ट है वो मेंशन कर दे। अगर उसकी पॉसिबिलिटी है, एंड में वो लगता है, यूज़ होता है, तो उसको काम में लाया जाएगा, लेकिन इमीडिएट पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था लमसम कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट आपका, उसके बाद जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा जो अभी मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर नहीं समझ में आता है तो वो भी बताइए, और समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मैं बहुत मेहनत से लिख लिख के इसको बनाती हूँ। ओके दोस्तों, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टेंडर और उसके प्रोक्योरिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।